बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कमरा अदालत नंबर 1 में आज इंतहाई अहम केस की समाअत सुन के आए हैं। हमेशा की तरह ताने सुने हैं, सरगोशियाँ सुनी हैं, मुस्कुराहटों का तबादला देखा है। केस था कि बल्ले के रिव्यू का, लेकिन हामिद खान साहब ना आने की वजह से काजी साहब का पारा हाई था। लेकिन जितनी समाअत चली है, हार्डली को 15 से 20 मिनट की समाअत चली है, लेकिन उसमें काजी साहब इधर उधर देखते रहे, को बंदा मिले जिन्होंने टारगेट करे। फिलहाल निशाना बने जर्नलिस्ट। फिर एक मरतबा हेडलाइंस नहीं दूंगा, ये बात जाके हाँ, हमें ड्रम बीटर्स कहा गया, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। आज इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए काजी साहब, जिनके राइट साइड पर बैठे हुए थे मोहम्मद अली मजहर साहब और लेफ्ट साइड पे मुसर्रत हिलाली साहिबा थी, बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि अब इनके बस में कुछ नहीं है। जो ताने देने थे उन्होंने दे दिए। ज़िंदगी के 21 अक्टूबर तक मुकदमा लेकर गए हैं, लेकिन आज की समाअत का लुब्बे लबाब क्या था? हारा हुआ काजी, काजी साहब के आखिरी अल्फाज और बस गुड बाय टाटा। मान लें कि आज से वो जो मिसाल देते हैं मिट्टी खाने वाला सांप, वो हो चुका है काम। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, बात यह है कि आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बेबसी की तस्वीर बने रहे हैं, और बेबसी की तस्वीर इस सेंस में थे कि अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिनों में शायद वो कुछ चीज़ें ठीक भी करना चाहते हों, लेकिन मेरे ख्याल में उनके अंदर जो एक अनाद, एक बुग़्ज़ इमरान खान और पीटीआई के हवाले से मौजूद है, वो उन्हें कोई भी दुरुस्त फैसला करने से रोक रहा है। हर शख्स के पास, हमने एक, पता है आपको, हमने एक वीडियो पूरी की थी, हमने कहा था कि कोई शख्स मजबूर नहीं होता, हर किसी के पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं। ये उस शख्स पर डिपेंड करता है कि वो उन ऑप्शंस का इस्तेमाल करता है या उस गलत रास्ते के ऊपर चलता रहता है। सही। तो काजी साहब कल को ये नहीं कह सकते कि मैं मजबूर था, मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे। हो सकता है वो इंज करके शलवार चुक के बहा दें कि देखो मेरी तो लत भी सही नहीं। फिर चलें, वो एक अलग बात है, वो दिल में सुराख भी दिखा सकते हैं। हाँ, वही ना, मजबूरियां तो बाद में बताएंगे। बसों में आते हैं ना, अभी तो ताकत का नशा है। टाफियां चूरन बेचने वाले हैं, वो भी यही एक बड़ा सा उन्होंने एक्सरे उठाया होता है, दिल में सुराख है, घर में 5 जवान बहने हैं और उनकी शादियां करनी, इस तरह की बातें वो भी कर रहे होते हैं, अपनी मजबूरियां जाहिर करते हैं। तो कल को रिटायरमेंट के बाद आप भी बैठ के किसी महफिल में ये कहानियां सुनाना शुरू करते हैं तो कोई नहीं मानेगा। करामत मुगल साहब इस वक्त अगर जो तारीख के दुरुस्त सिमत पर खड़ा है ना, तो वो अपने नवासे नवासियों को, पोते पोतियों को लोरियां भी सुनाने के काबिल होगा। वो उनको अपनी दास्तानें सुनाने का कि मैं जब पाकिस्तान के अंदर ये वाला क्राइसिस चल रहा था तो मैं तारीख के इस सिमत में खड़ा था और ये ऑप्शन थे और मैंने ये इस्तेमाल किए। तो इसलिए काजी साहब इमरान खान को, उनकी पार्टी को डैमेज करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त उनकी ख्वाहिशात पर पानी फिर गया जब उनके सामने पीटीआई के वकला का वो पूरी लाइन ऐसे आगे से वो खाली पड़ी थी। कोई वकील नहीं आया, सीनियर तो सीनियर, जूनियर तक। हमने इतने कम लोग पहली दफा देखे हैं कि अदालत नंबर 1 और इतना अहम केस खाली। और देखिए, यही वजह है कि शायद अब वकला को भी अंदाजा हो गया है कि यार काजी साहब इंसाफ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। इनके आंखों पर वो पट्टी आ चुकी है जो बुग़्ज़ और अनाद की पट्टी है, और काजी साहब उस पट्टी को शायद ना खोल पा रहे हैं, ना खोलना चाहते हैं, क्योंकि एक स्टेज ऐसी आती है कि जब आप तमाम वो जो क्या कहते हैं कि इलाज होता है ना, इलाज मुआवजा या वापसी का रास्ता, वो एक तरह से वो ऑप्शन ही बंद हो जाता है। तो शायद काजी साहब भी अब उस ऑप्शन को क्रॉस कर चुके हैं, उस गेट को पार करके आगे निकल चुके हैं। अब वापसी वाला वो जो इम्कान है, एक साइड से, अब वो खुलता भी एक साइड से और वो वापसी का इम्कान भी नहीं है, और ऊपर खारदार तारे हैं, वैसे भी जंप करके भी आप नहीं आ सकते। तो बहरहाल काजी साहब बहुत ज्यादा बेबस नजर आए, बहुत ज्यादा परेशान नजर आए, क्योंकि एक बड़ी सियासी जमात का ये तीसरा मौका है करामत मुगल साहब। इससे पहले 2 मुकदमात में, एक नियाजुल्लाह नियाजी, एक बैरिस्टर अली जफर, और फिर अब ये वाला मामला, ये तीसरी बार है कि पीटीआई चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रही है। और जैसा मैंने कहा कि सीनियर वकील को छोड़े, कोई जूनियर भी आके अदालत में इतना भी नहीं कहा कि हामिद खान साहब की फैमिली इंगेजमेंट्स है। अब फैमिली इंगेजमेंट्स कुछ भी हो सकती हैं, हो सकता है उनकी बच्चे का, बच्ची का, किसी का कोई निकाह हो या कोई और अर्जेंट ऐसी नौयत होती है, आप उसके ऊपर भी बैठ के मजाक बना रहे हैं। आज एक केस की समाअत के दौरान हमारे एक कोर्ट रिपोर्टर जो उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने एक वकील से पूछा कि वकील साहब क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि उनकी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी, इस वजह से वो नहीं आ सके, जो इससे पहले केस था। तो उन्होंने कहा कि शौकत खानम अस्पताल में ये अपॉइंटमेंट थी। तो उस पर काजी साहब ने पता क्या कहा,
कि वहाँ अपॉइंटमेंट ज्यादा जरूरी थी या अदालत में पेश होना ज्यादा जरूरी था। तो इससे पहले आपने वीसीस वाले केस में वो माजूर खातून, बीमार खातून व्हील चेयर पे एम्बुलेंस भेजी गई, ताने दिए, ताने छोड़े। मेरे ख्याल में इनको ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बजाय ना चीफ सास ऑफ पाकिस्तान का एजाज या नाम, इनको लकब खिताब मिलना चाहिए, क्योंकि जो ताने, जो इस तरह की, यार मतलब हमें इतने बड़े साथ ही क्यों ताने जोड़े, काजी साहब के साथ जोड़े, काजी साहब सास बने हुए हैं ना, मैं वही कह रहा हूँ। सारी ऐसी नहीं, सर सारी नहीं होती लेकिन अक्सर होती हैं, और वो भी यही कहती हैं कि आटा गूंदे कुड़ी हिल्दी क्यों पई है साड़ी। हाँ। यही एतराज होते हैं। तो यहाँ काजी साहब भी, यार एक बंदे ने जो शौकत खानम अस्पताल किस चीज का, कैंसर का, ज्यादातर इलाज वहाँ कैंसर के होते हैं, तो अगर एक वकील वहां पे गया है इलाज करवाने के लिए अपॉइंटमेंट लेके, तो क्या वो किसी छोटी मोटी बीमारी का उसको जो है वो उसका सामना कर रहा होगा? आप यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि अदालत में पेश होना ज्यादा जरूरी है। या यार खुदा ने कभी आपको, मैं ये नहीं कहता कि बद्दुआ नहीं देता कि अल्लाह आपको किसी ऐसी बीमारी का कोई सामना करने की दे, लेकिन कम अज कम लोगों की बीमारियों का मजाक ना बनाए। अल्लाह किसी वक्त किसी भी बात पर इंसान की पकड़ कर लेता है। इंसान को इस तरह खुदाई और जो है ना एक जालमाना और आमराना जाबराना किस्म के और गरूर से भरपूर जो तकब्बुराना एक रवैया है, वो इख्तियार नहीं करना चाहिए। लोग करोड़पति अरबपति होते हैं, एक छोटी सी बीमारी लगती है एक जिस्म के ऊपर, जी एक जिस्म के ऊपर ना छोटा सा फोड़ा निकलता है, छोटा सा फिंसी फोड़ा निकलता है, और उसके बाद पूरी जिंदगी की कमाई करोड़ों अरबों रुपए लग जाते हैं, लेकिन उसका इलाज नहीं होता। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे पड़ोस में है जनाब अनिल अंबानी साहब हैं, जिनके बेटे की मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी, उनके बेटे की पिछले दिनों शादी हुई। 6 महीने मुझे भी नहीं किया था, लेकिन मैं वैसे करते भी सही, तो मैं मसरूफियत की वजह से जा ना पाता। तो उनके बेटे की शादी थी। उनके बेटे को ना एक बीमारी, अस्थमा और इस तरह की कोई बीमारी उनको है, तो उनके बेटे का ना वेट बढ़ गया। आपने देखी होंगी तस्वीरें। वेट, जब ये वो यूनिवर्सिटी में थे तो बिल्कुल स्लिम स्मार्ट उनकी फिजिक थी। अब वो बीमार हैं। बाप दुनिया के अरबपतियों में शुमार होता है, शायद भारत के दूसरे नंबर के ये अरबपति हैं, लेकिन बेटे की बीमारी खत्म नहीं करवा पा रहे। तो जब आप बिलियनियर हों और आप अपने बेटे का बेबसी बता रहा हूं कि खुदा के लिए इस तरह सोच ना रखा करें। कोई बीमार भी हो सकता है, किसी का कुछ भी जानवर इशू हो सकता है, या हो सकता है वो 7 अक्टूबर को जो उन्होंने तकरीर की हो, उन्होंने उसूली मौक़िफ़ अपना लिया हो कि अब नहीं जाना। देखिए ये साहब के सामने तौहीन है पेश होना, उससे भी पहले उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, बिकाओ, ये वो आपको याद होगा। जी जी मुझे सारा याद है। कैसे पेश हो, काजी साहब अखलाकी जवाब नहीं, वही स्कोर सेटल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आमिर खान साहब ने ये नहीं की होगी। सारी चीजें बराह रास्त भी पहुंची, 2-4 जुमले तो लाइव भी चल रहे थे, आपको पता है यूट्यूब पे, शायद खुद भी देखी हो बैठ के चैम्बर्स में। तो वैसे भी काजी साहब और जो जजेस बैठे होते हैं ना, इनके सामने मेरे ख्याल में वो पड़ी होती है माइक्रोसॉफ्ट, नहीं माइक्रोसॉफ्ट सरफेस डिवाइस जो होती है ना, वो पड़ी होती है सामने। तो वहां पर भी आप स्किप करके देख सकते हैं। तो बहरहाल काजी साहब बहुत ज्यादा बेबस थे, मजबूर नजर आए, और एक बड़ी सियासी जमात का, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का मुसलसल चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर इस तरह अदम एतमाद का इजहार करना कोई मामूली बात नहीं है। बार हो रहा है, पहली दफा आप अपनी साख खो चुके हैं, आप अपनी क्रेडिबिलिटी को सिफर कर चुके हैं। आप निज़ाम इंसाफ को ठीक करने के लिए आए थे, लेकिन आप उस निज़ाम इंसाफ को खुद एक तरह से जो है वो कातिल बन चुके हैं। और लोगों की हालत अब ये है कि लोग ये समझते हैं कि आपकी अदालत में केस लगेगा तो इंसाफ नहीं मिलेगा, इसके अलावा किसी जज की अदालत में लग जाए तो कसूरवार पीटीआई को कह रहे थे। देखिए 13 जनवरी को हमने फैसला दे दिया था, 2 दिन में ये करा लेते इंट्रा पार्टी इलेक्शन। यार मुझे बताएं, करामत मुगल साहब आपके सामने वो शवाहिद लेकर आए, आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में एक और केस के बारे में आपने ऑब्जर्वेशन दे दी। आपने कहा कि ये जो पीटीआई का ये इल्जाम है कि इलेक्शन कमीशन उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा, ये गलत है। हालांकि लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त उस वक्त आपके सामने थी, जो बल्ले के इंतखाबी निशान वाले फैसले के बाद पीर के रोज वो लतीफ खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि आपने हमसे बल्ले का इंतखाबी निशान छीना है, हमें आप पर अब कोई एतमाद नहीं है, हम अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड वाली दरखास्त वापस ले रहे हैं। तो ये तो जब उस वक्त हो चुकी थी, वो आपके सामने यूएस भी लेके आए थे कि ये देखें कि हमारे लोगों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है, लोग अगवा हो रहे हैं, तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा को अगवा किया जा रहा है, लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, आरओ के दफातर में घुसकर वहां से कागजात नामजदगी छीने जा रहे। तो कौन सी चीज थी जो पीछे रह गई थी? यही वो चीजें हैं जो 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों वाले केस में, अब कल उर्दू वाला तर्जमा इसलिए जारी किया कि कुछ कम अकल या अनपढ़, जो वैसे तो पढ़े लिखे हैं लेकिन शायद दिमाग का इस तरबूज का इस्तेमाल नहीं करते, जो अल्लाह ने ये 2 कंधों के दरमियान तरबूज सेट किया हुआ है, इस तरबूज को इस्तेमाल करें।
और देखें कि उस वक्त हालात व वाक़यात क्या थे। और हालात व वाक़यात ये है, करामत मुगल साहब के PTI के लोग अगवा हो रहे थे, कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, लोग अदालतों में भाग रहे थे, अदालतें फैसले देती थी, उन फैसलों से अदालत के अहाते से बाहर निकलते थे, मान ही नहीं रहे थे अदालतों को, मान नहीं रहे थे। बाकायदा आप देखें कि जो इलेक्शन कमिश्नर पंजाब थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को खत लिखा यहाँ इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरिएट में कि ROs जो लगाए गए हैं वो इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। हुआ उसका क्या कि आपने बजाय उन ROs के खिलाफ कार्रवाई करते आपने अपना इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तब्दील कर दिया। तो कौन वो ताकतवर शख्सियात थी जो ये सब कुछ करवा रहे थे? तो इसलिए इंसाफ, आज कहते हैं बैठ के कि इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए हम ये नजरसानी खारिज नहीं कर रहे। और यार, आपको खुदा का खौफ ही नहीं है? जहां आपने इंसाफ के तकाजे पूरे करने थे वहां आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए। उस सियासी जमात के बारे में आपने उनके जो हालात व वाक़यात थे, उनके जो शवाहिद थे, आपने वो देखने से इनकार कर दिया। आज आप बैठ के कहते हैं कि हम इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए ये नजरसानी खारिज नहीं कर रहे, जबकि आपने उनकी इल्तवा की दरखास्त खारिज कर दिया। आप अपना बाबा ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं ना, यही वो इसका मतलब निकल सकता है। लेकिन काजी साहब, कुछ चीज़ें इंसान से जाने अनजाने में होती हैं, कुछ चीज़ें इंसान से कुदरत करवाती है, और कुदरत ने आपसे ये करवाया कि आपने वीडियो लिंक की जो ऑप्शन थी ना, सहूलत, वो आपने शुरू की। और उस वीडियो लिंक की वजह से फिर कौम ने आपको देखा कि आप कितने ज़्यादा एंटी PTI हैं, आप कितने ज़्यादा जमहूरियत मुखालिफ हैं, एंटी डेमोक्रेसी हैं, और एंटी इमरान खान है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि कह देना चाहिए कि आपने बाकायदा, हमने तो ये कहा था कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन में एक लड़ाई देख रहे हैं, और वो लड़ाई अब हमारे सामने मुकम्मल तौर पर खुल चुकी है और पूरी दुनिया देखी है, पूरी कौम ने देखी। तो इसलिए काजी साहब ने फिर ये भी शिकवा किया केस की समाअत के दौरान कि वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद है, वीडियो लिंक पर भी कोई नहीं आया। वकील 5-6 वकील थे, हामिद खान थे, पिटिशनर बहुत ज्यादा थे, लेकिन उनमें से भी कोई नहीं आया। तो काजी साहब, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। आपको जवाब मिल गया है कि हम आपके सामने पेश ही नहीं होना चाहते, आप हमारे ना दे इंसाफ, हमें जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम आपके सामने पेश नहीं होंगे। तो ये जब करामत मुगल साहब हालात व वाक़यात इस नहज पर पहुंच चुके हों, तो फिर मेरे ख्याल में ये एक जज के लिए भी एक बड़ी शर्मिंदगी का मकाम है कि जिस शख्स ने 20-30 साल इस प्रोफेशन में बतौर वकील और फिर उसके बाद बतौर जज गुजारे हों, और उसका अंजाम फिर ये हो रहा हो कि लोग उसकी अदालतों के बायकॉट कर रहे हो क्योंकि उनको उस जज से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। तो ये कुदरत की पकड़, मैं इसको कह सकता हूँ। अल्लाह पाक हमें हर किसी को, हम बैठे हैं सुनने के लिए। हाँ, आप तो हफ्ते वाले दिन भी बैठे थे। हाँ, हफ्ते वाले दिन 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में 56 के 58,000 केसेस थे, और आपने उनमें से सिर्फ एक केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जो PTI से इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक था, और उससे इंतखाबी निशान छीनना था आपने। और उस वक्त और कोई केस आपको याद नहीं आया था। नवाज शरीफ के केस में भी आप इसी तरह की फुर्तियों का मुजाहरा करते थे और कहते थे कि हमें 10 जनवरी से पहले ये केस निपटाना है। क्यों? क्योंकि 12 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त लगानी थी, और उस फहरिस्त के अंदर नवाज शरीफ साहब का नाम होना जरूरी था। इसलिए आपने दिन रात एक करके उस केस को भी सुना और उसके ऊपर भी फैसला दिया। ROs और DROs वाला फैसला आपने रात को 11:30 बजे सुनाया। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप जो है वो दीगर से मुख्तलिफ करके आप जो है वो सुनते रहे, देखते रहे? तो लोग समझते हैं पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 5 साल में 2018 के इंतखाबात के बाद इमरान खान ने जो शऊर दे दिया है कौम को, वो अब दीवार के आर पार देख लेते हैं। आंखों का ऑपरेशन बड़ा तगड़ा हुआ है, देख लेते हैं, जो बता देते हैं काजी साहब उनको टारगेट कर लेते हैं। आज भी क्योंकि वकील नहीं थे, कमरा अदालत खाली था, सिर्फ चंद सहाफ़ी बैठे हुए थे, उन्होंने टारगेट किया, ये ड्रम बीटर्स हैं, ये बाहर जाके हेडलाइन बनाना चाहते हैं। मैं मौका नहीं दूंगा, जितना ढोल बजाना है बजाना। आज वैसे आपको बड़ा अच्छा वो एजाज मिला है, ड्रम बीटर्स। हाँ, ड्रम बीटर्स, ढोलची वाला। हाँ, अच्छा है ना? हाँ, तो अच्छा है ना, तो हमारा काम है जर्नलिस्ट का ड्रम बीटिंग। देखें, जब जज सहाफ़ी का काम ढोल बजाना नहीं है, सहाफ़ी का काम खबर देना है। सुने मैं बताता हूँ, सहाफ़ी का काम खबर देना है। अगर आप सहाफ़ी के सामने जो है वो आइन और कानून के मुताबिक चलने की बजाय ढोल ला के रख देंगे तो फिर उसने ढोलक तो खड़कानी है, बजानी। तो फिर हम जब आपके माजी का आपके हाल के साथ तकाबली जायजा करें, बताएं कि माजी में आपका असूल क्या था, आज आपके असूल तब्दील क्यों हुए हैं, माजी में आपकी एक राय क्या थी, आज आपकी राय मुख्तलिफ क्यों है। कल आप कह रहे थे कि अरकान पार्लियामेंट बड़े मुअज़्ज़ज़ होते हैं, पाकिस्तान सियासतदानों ने बनाया था। आज आपको PDM की पार्लियामेंट, हाँ, आज आपको PDM की पार्लियामेंट बहुत ज्यादा काबिल एहतराम नजर आती है।
क्या उस वक्त पार्लियामान का एहतराम नहीं था जब आप पीटीआई के लोगों को कहते थे कि तुम्हारी तो शक्ल ही दहशतगर्दों से मिलती है? क्या उस वक्त पीटीआई, उस वक्त पार्लियामान का या अरकान पार्लियामेंट का ये इस्तेकाक मजरू नहीं होता था जब आप उनकी नंबर प्लेटें चेक करते फिरते थे और साथ आप पुलिस वालों को भी कहते थे कि तुम सब हराम खाने वाले हो? और वो पुलिस वाले की आज भी वो हाथ से लिखी हुई दरखास्त की कापी मेरे पास मौजूद है जिसमें वो काजी साहब को इल्जाम दे रहा है कि इन्होंने हमारे साथ गलत सलूक अपनाया, लेकिन उसके बावजूद आपने पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली को जो है वो पुलिस ने उसको पकड़ा, उसको पकड़वाया गया, 4 घंटे तक उसको थाना सेक्रेटरिएट में हब्स बेजा में रखा गया, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। तो वो तो कौन करवाने वाले? मुस्तफैन वाले केस में देख लें, असदूर के साथ क्या हुआ, इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, अरशद शरीफ साहब को आज तक इंसाफ नहीं मिल रहा, कई बार याद दहानी करवाई गई। तो अपना काजी फाइज ईसा साहब, आप अगर हमारे सामने ढोल रखेंगे तो हम ढोल बजाएंगे, फिर आप हमें ड्रम बीटर्स कहें या जो मर्जी कहें। हमने नहीं कहा था कि आप हमारे सामने ढोल ला के रख दें, आप अपने कंडक्ट को बेहतर करें। हम तो एक तरह से आपको शीशा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब शीशे में अगर आपकी शक्ल अच्छी नहीं आ रही तो हमारा शीशा ना तोड़े, अपनी शक्ल को बेहतर करने की कोशिश तोड़ने की माजी में भी उन्होंने कोशिश की थी, एफआई के नोटिस करवाए थे, लेकिन लगता ये है कि बाद में हाथ भी ऊपर रखे, देखिए हमने तो कुछ नहीं किया, मेरा शोल्डर यूज, हम तो आपको जो है वो इंसाफ दे रहे हैं और नाम ले लेके लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि डॉलर्स कमाने के लिए ये करते हैं। तो काजी साहब, वैसे एक यूट्यूबर चीफ जस्टिस को ये जेब नहीं देता बार बार कि वो यूट्यूब तो है ना, यूट्यूबर नहीं है क्या, नहीं चलाते? तो सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने शुरू करवाया ना, तो मेरी नजर में तो ये यूट्यूबर चीफ जस्टिस है। चले, इज्जत का काम है, मेहनत से रोजी कमाना इज्जत का काम है। यूट्यूब पे हो या किसी मजदूरी करने वाले, ईंटें तोड़ने वाले की हो, इज्जत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारे हुए काजी साहब जा रहे हैं और बेबसी की तस्वीर तो वो बने हुए थे इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ कर भी। और 21 अक्टूबर को अब ये समाज चलेगी, ये देखना ही है कि हामिद खान साहब आते हैं, न्याजी साहब आते हैं, बैरिस्टर गोहर आते हैं, या कोई और आता है, ताकि काजी साहब को उस बात का तो जवाब दे जो उन्होंने आज कोर्ट में उनकी गैर मौजूदगी में किया। आज भी उन्होंने ना 8,37,000 पीटीआई के मेंबरान का जिक्र किया। उनके पास टोटल 14 लोग आए थे, नौरीन और उनके भाई, वो भाई आए हुए, हाँ भाई आए हुए थे। उन 8,37,000 में से 14 लोग आपकी अदालत में आए। आपने दीगर तमाम को बुलाकर पूछा था क्या उनको आपने ये पूछा? तो वो जो 500 सामने खड़ा था, हाँ, ये पूछ लेते ना कि यार यही बात है कि जब आपकी आंखों पर इंसाफ की बजाय बुग़्ज़, अनाद, रंजिश, अपनी जाती दुश्मनी की पट्टी चढ़ जाए ना करामत मुगल साहब, तो फिर यही होता है। फिर बाद में सारी जिंदगी फिर आपने सफाइयां देनी है, आप इंटरव्यूज भी करेंगे, आप अखबारों में फिर कॉलम छापा करेंगे, आप इंटरनेट पर शायद ब्लॉग भी लिखा करेंगे, लेकिन उस वक्त तक पानी सर से गुजर चुका होगा। बाद में तो सिर्फ आपने हाथ मलने हैं, अफसोस होना है, और वो लोग जिनके आपने हक मारे हैं वो शायद आपके लिए डरावना ख्वाब बनेंगे। गिरेबान पकड़ेंगे और जरूर पकड़ेंगे। इस बेंच की दस्तयाबी के बारे में ये खबरें हैं कि ये अब दस्तयाब तो नहीं होगा, लेकिन काजी साहब ने जबरी तौर पर 21 अक्टूबर की तारीख रख ली है। तो जमील से कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बचे, आगे पीछे गुजरने से बचे, क्योंकि काजी साहब आज जाते जाते कोर्ट में उनका आखिरी लफ्ज था, बस। हमारी तरफ से भी बस, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।